Hello guys, how are you? My name is Nitesh and you are watching my channel Nitesh Physics. So guys, in this video I am going to discuss BHUMSC Geophysics solution part 2 from problem 91 to 120. In my last video I already discussed problem 60 to 90. The new student who was watching first time this video, you can watch previous video from my playlist. So without doing any delay, let's start the video. सो गाइज जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम के जो आंसर थे वो रॉन्ग थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सारे प्रॉब्लम का राइट आंसर बताने वाला हूँ। जो 3 प्रॉब्लम थे बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गए आंसर जल्दी करने के चक्कर में। तो देखिए, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो मैं भी कोई गॉड नहीं हूँ कि सारे आंसर आपको राइट मिलेंगे। ओके, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ जो जिस भी स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम फाइंड आउट किया और कमेंट में बताया, पर्सनली मैसेज करके भी बताया। तो थैंक यू सो मच कि ये आपने सीरियसली वीडियो देखा है और सारे प्रॉब्लम का जो भी रॉन्ग आंसर थे आपने कमेंट किया है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जो प्रॉब्लम रॉन्ग थे पहले उसको करते हैं। ये जो 3 प्रॉब्लम आपको दिख रहे हैं सामने, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की नई वीडियो। ठीक है, उसके जो भी प्रॉब्लम हम उसको देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम था कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इन विच 2 वेव्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 1.02 मीटर। ये लैम्डा 1 मीटर सपोज कर लीजिए और लैम्डा 2 आपका 1.02 मीटर समझ कर लीजिए। प्रोड्यूस 10 बिट्स इन 2 सेकंड। यहाँ पे मैंने 2 सेकंड को ध्यान नहीं दिया था, डेट्स वाई ये प्रॉब्लम गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगाना, कुछ करना नहीं है। मेरा जो आंसर आया था वो 2 टाइम्स आया हुआ था। तो n1 माइनस n2 इक्वल टू आपको क्या करना है, आपको करना है 10/2 डेट मीन्स 5। ठीक है, n1 माइनस n2 आपका हो गया 10/2 डेट मीन्स 5। ठीक है, n1 को लिख दीजिए v बाई लैम्डा 1, n2 को लिख लीजिए v बाई लैम्डा 2। राइट, ये हो जाएगा आपका 5। लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, तो जो v की वैल्यू आपको निकल के आएगी वो निकल के आएगी 255 मीटर पर सेकेंड। मेरा 5 1 10 आ गया था, 2 टाइम्स आ गया था। ओके, तो ये आपका ऑप्शन 2 जो हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ बोला था, लेकिन गलती से वेलोसिटी टिक कर दिया। तो ये याद रखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका एक्सेलरेशन। जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग हुआ था, द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द इमर्जिंग लाइट व्हेन ए बीम ऑफ सर्कुलरली पोलराइज्ड पास थ्रू ए क्वार्टर वेव प्लेट। देखिए, क्वार्टर वेव प्लेट से अगर कोई भी लाइट पास करेगी तो आप ऑलवेज आपको हमेशा प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। तो ये जो 3 ऑप्शन थे, ये जो 3 क्वेश्चन थे वो रॉन्ग हुए थे। तो सबसे पहले मैं उसको डिस्कस कर लिया हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 91 प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। देखिए, फोरियर सीरीज़ को किससे हम, कौन सा ये है जो भी दिया हुआ है, कौन सा हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फोरियर सीरीज आपको हमेशा पता है कि इसका पहला कंडीशन है ये क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, याद रख रही है। ठीक है, तो जितनी भी पीरियोडिक सीरीज हैं आपको वो फोरियर सीरीज से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लास्ट में ये ऑप्शन दिख रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इफ वेव विच इज ए पीरियोडिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 को आप टिक करिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फिक्सियस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लेते हैं ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, ये वर्टिकली 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। राइट है, सपोज के लिए मैं यहीं पे खड़ा हूँ। ओके, ये सपोज कर लीजिए। ठीक है, और मेरा मास कितना दिया आपको, 5 kg दिया हुआ है। राइट, तो मेरा जो वेट लगेगा W इक्वल टू M इंटू जी, वो नीचे की तरफ लगेगा। M कितना मेरा 5 है, जी आपका 9.8 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 49 न्यूटन आ जाएगा। ओके, और आपका ए एक्सेलरेशन समझ लीजिए, ये जो जा रहा है आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो आप इस ये FBD है। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड फोर्स लगेगा वो F लगेगा। तो अगर हम वाई डायरेक्शन में देखें, ये FBD आपका हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको कंजर्व करा दे फोर्स को वाई डायरेक्शन में, तो सिग्मा Fy जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा M इंटू ए के। ओके, तो ये कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, देखिए F अपवर्ड है माइनस 49 इक्वल टू M कितना आपको 5 और A कितना 4। ठीक है, 5 4 जा 20 और 49, F इक्वल टू आ जाएगा आपका 69 न्यूटन अपवर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 69 न्यूटन अपवर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड H एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज़ द डायमेंशन ऑफ। देखिए, जनरली क्या पूछता है, E/H का रेशियो पूछता है। ठीक है, E/H का रेशियो पूछता है, ये हमेशा याद रखे रहिएगा। E/H का रेशियो जो होता है वो इम्पिडेंस के इक्वल होता है। ठीक है, वो Z0 के इक्वल होता है, मैंने बताया हुआ था। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है एक्चुअली आपकी μ0/μ0/ε0, और यही आती है 377 ओम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आती है, ओम आती है। ठीक है, तो यहाँ किसका पूछा है, H/E का पूछा है। ठीक है, तो H/E का क्या हो जाएगा 1/ओम
या ओम यूनिवर्स, या इसको मोह भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसका यूनिट होता है? कंडक्टेंस का यूनिट होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपको कंडक्टेंस होगा। कंडक्टेंस का दूसरा यूनिट भी होता है, ये भी याद रखे रहिएगा आपको, इसका यूनिट सीमेंस भी होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखे रहिए। इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन और बन गए, ओके। नेक्स्ट, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन ए अनबाउंडेड लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, म्यू आर इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 3। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द मीडियम इज वेयर टर्म्स ऑफ देयर विजुअल। देखिए, इस तरह क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, टॉप 50 प्रॉब्लम में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सी अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, वैल्यू रख दीजिए तो सी बाई रूट 2 इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज ट्वाइस दैट ऑफ फ्री स्पेस, वाइल इट्स परमेबिलिटी में बी एज्यूम इक्वल टू द फ्री स्पेस। देखिए, परमिटिविटी बोल रहा है, मतलब एप्सिलॉन आर जो है आपका 2 एप्सिलॉन नॉट है, और म्यू आर जो है वो म्यू नॉट के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालना। अभी मैंने बताया था कि जो जेड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इसमें कह रहा है कि जो आपकी परमिटिविटी वो 2 टाइम्स है, तो 1 बाई, इसको ऐसे कर दीजिए, 1 बाई रूट 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ पे 2 रखेंगे आप 2 टाइम, तो ये 1 बाई रूट 2 को बाहर ले लेंगे और अपन अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 377 आती है, तो ये हो जाएगा 377 बाई रूट 2 की वैल्यू हो जाएगा 1.414, ठीक है। तो ये 377 बाई 1.414 जो आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 266.6 ओम। तो जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा 266/6 ओम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड्स ऑन। देखिए, जेनर ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो भी हम अप्लाइड करते हैं। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा आपका यहाँ पे राउट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है और सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगती है सिस्टम में, ओके। नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट करेंट्स इन कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। देखिए, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन से बताने से पहले कॉमन इमीटर जान लीजिए। यहाँ पे कॉमन कलेक्टर पूछा है, लेकिन जनरली कॉमन इमीटर पूछता है। तो कॉमन इमीटर केस में अगर पूछेगा तो ये 180 का होता है फेज डिफरेंस, याद रखे रहिएगा। कितने का होता है? 180 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? कॉमन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर केस में होता है ये 0 डिग्री का, ओके। तो ऑप्शन 2 जो आपका हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज VP for rectifier having silicon diode is given by where VP input is the peak value of input voltage। देखिए, इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है VP इन है, ठीक है। सिलिकॉन डायोड का जो आउटपुट वोल्टेज होता है, सिलिकॉन डायोड, ये याद रखे रहिएगा, ये पूछा जाता है। सिलिकॉन डायोड का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा? VP इनपुट वोल्टेज माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, ओके। नाउ नेक्स्ट, if the diameter of the inner dark ring is reflected light system in Newton ring experiment is 0.5 centimeter, कोई बात नहीं है। और क्या है? when a film of air is enclosed between the glass plate and the thin plano convex lens, what will the diameter of inner dark ring is reflected light system if a liquid of refractive index 1.5 is present between glass plate and plano convex lens। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने ट्राई किया हुआ था, ओके। अभी इस क्वेश्चन का मेरे पास ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, इसको मैं एक बार और ट्राई करूंगा और फिर किसी वीडियो में आपको ये डिस्कस करूंगा, ओके। अगर किसी स्टूडेंट के पास लगता है कि उनको इसका सोल्यूशन, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको राइट आंसर मिल पाया या नहीं मिल पाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शिफ्ट ऑफ 100 फ्रिंजेज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मूवेबल मिरर ऑफ माइकलसन mirror moves the distance of 0.00295 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज। देखिए, इसको क्या करना है, आपको पता है कि शिफ्ट ऑफ 100 फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस m जो दिया हुआ आपको कितना है? 100 है, ठीक है। डिस्टेंस दिया है आपका 0.00295 सेंटीमीटर। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है m इक्वल टू 2d बाई लैम्डा, राइट। तो रख दीजिए, हमें क्या निकालना है? हमें वेवलेंथ निकालनी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2d बाई m हो जाएगी। तो रख दीजिए, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0.00295 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपकी हुई है, सॉरी m की वैल्यू है 100। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, सॉल्व करके देखेंगे आपका तो 5890 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? 1 जो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इफ लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन ए स्लिट ऑफ विड्थ d एंड डिस्टेंस between the screen and slit is capital D, the width of principal maxima and the width of slit will be equal if D is। देखिए, कंडीशन हमें पता है y इक्वल टू क्या होता है आपका? d लैम्डा बाई d के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा कितनी होगी, देखिए, तो लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ये किसके इक्वल होती है? ये होती है 2 टाइम्स ऑफ y। 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2d लैम्डा बाई d, यही तो होगा, राइट। तो गिवन क्या है? 2y की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2y की वैल्यू d दिया हुआ है।
तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 2d लैम्डा बाई डी। ओके, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर बाई 2 लैम्डा। जो ऑप्शन आपका देखते हैं ऑप्शन 4 जो आपका हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A light beam is incident on a transparent glass sheet at booster angle. The reflected and refracted beams are, देखिए ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट दी हुआ है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू इक्वल टू 1.5 होता है। बूस्टर एंगल से हम जानते हैं जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू 10 IP होता है, राइट, यही होता है। ओके, तो IP की वैल्यू निकाल लीजिए। IP की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 इनवर्स म्यू। ओके, 10 इनवर्स म्यू, तो 10 इनवर्स म्यू की वैल्यू होती है गास के लिए 1.5। रख के देख लीजिए तो इसका एंगल जो होगा 56.31 डिग्री आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इन फ्रेजनल बाइप्रिंज कोहेरेंट सोर्स आर फाउंड ड्यू टू, देखिए फ्रेजनल बाइप्रिंज में जो कोहेरेंट सोर्स होता है वो किसकी वजह से मिलता है, ये ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट की वजह से मिलता है। तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा राइट। देखिए ऑप्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जो भी जियो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, प्लीज़ अब ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स जरूर दो पढ़ के जाएं, आप फिजिक्स को ईजिली करके वहाँ से चले आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेक्शन लाइट कैन बी एग्जिबिटेड बाई एन ऑब्स्टिकल हैविंग डायमेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, देखिए जो भी डिफ्रेक्शन होता है किसी भी लाइट का, तो जो ऑब्स्टिकल होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है। तो जो भी वेवलेंथ की लाइट हम यूज करते हैं या तो नैनोमीटर की यूज करते हैं या एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की यूज करते हैं, राइट, ये हमेशा याद रखे रहिए। तो यहाँ पे क्या करना था, आपको घबराना ही नहीं था। उसका ऑर्डर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम जो होता है 10⁻⁷ मीटर का होता है, राइट। तभी आप 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की लाइट या जो भी करना हो आप यूज करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो ये सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 10⁻⁵ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ऑब्वियसली देखिए ऑर्डर ये 10 मीटर का हो नहीं सकता, ये तो आपको ट्रिक से भी लगा सकते थे। वेवलेंथ का ऑर्डर जो भी ऑब्स्टिकल होगा वो साइज बहुत छोटी होती थी, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो कौन सा बचा, ये बचा। तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक करें। नाउ इन ए फ्रेजनल बाइप्रिंज एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस d between two slit producing coherent beams is 0, the width of region of illumination on the screen will be, देखिए ईजी है, विड्थ पूछा है तो बीटा की वैल्यू क्या होती है d लैम्डा बाई टी होती है, राइट। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सेकंड आपका वो राइट ऑप्शन होगा। ओके, now next question, a polarizer and an analyzer are oriented so that the maximum light is transmitted. What is the fraction of maximum light transmitted when analyzer is rotated through 60 degree? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लास 12 का ये क्वेश्चन है। मेलस लॉ से आप जानते हैं, मेलस लॉ, ठीक है। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है आई आपकी, आई इक्वल टू होती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, थीटा की वैल्यू आपकी दी है 60 डिग्री दी हुई है। तो 60 के मतलब कॉस 60 आपका कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/4, तो आई इक्वल टू आई नॉट बाई 4 हो जाएगी। आई नॉट बाई 4 का मतलब 0.25, तो ऑप्शन जो आपका 2 है 0.25 वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडर वाल इक्वेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ ए गैस टेक्स इनटू अकाउंट, वांडर वाल इक्वेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ ए गैस टेक्स इनटू अकाउंट। देखिए वांडर वाल गैस में क्या होता है कि इंटर एटॉमिक फोर्सेज और साइज ऑफ मॉलिक्यूल दोनों का इफेक्ट होता है। तो जो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसको टिक कर लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, उसको टिक करके आगे बढ़िए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नो हीट इज गिवन, हम कोई भी हीट क्या करते हैं नहीं देते, नो हीट सप्लाई या गिवन, ठीक है। अगर कोई भी आप हीट नहीं देंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो भी होगा उसमें क्या होगा, आपका एंट्रोपी जो होगी डी क्यू, आपको पता है डी क्यू इक्वल टू टी डी एस होता है, तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाता है डी क्यू बाई टी हो जाता है, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा तो एंट्रोपी जो होगी आपकी चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये याद रख के रहिए कि एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है इस प्रोसेस में। नाउ नेक्स्ट, फॉर सॉलिड विच कॉन्टेक्ट ऑन मेल्टिंग स्लोप ऑफ पी वर्सेस टी कर्व। सॉलिड का अगर हम पी वर्सेस टी कर्व का अगर हम प्लॉट करें, ये याद रख रहिए पी वर्सेस टी कर्व, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, याद रखे रहिएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट मिलती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, याद रखे रहिए ट्रिपल पॉइंट। ओके, यहाँ को बोलते हैं सबसे लास्ट को क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब इस वाले पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये आपका क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह की चीज़ें फेज डायग्राम से आती हैं।
फ्रीजिंग पॉइंट, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है, विच काउंटेड ऑन मेल्टिंग स्लोप ऑफ P वर्सेस T कर्व। देखिए P वर्सेस T कर्व हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब कह रहा है लिक्विड फिल्म इज स्ट्रेच एडियाबैटिकली, ऑप्शन डिफरेंट दिए हुए हैं। देखिए एडियाबैटिक में जो गैस होती है वो पॉइजन्स लॉ को फॉलो करती है। अब पॉइजन्स लॉ मेरा क्या कहता है कि PV के पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट, और आप ये भी पता है कि PV इजकल टू क्या होता है, RT n इजकल टू 1 मोल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल दीजिए, B की वैल्यू आएगी आपकी RT/P, ओके। तो जनरली अगर इसको आप पुट कर देंगे तो ये आएगा P के पावर 1 माइनस गामा T के पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो दो प्रोसेस के लिए अगर 1 से 2 जा रहा है पहले वाले के लिए, तो P1 1 माइनस गामा T1 गामा माइनस 1 इजकल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा, ठीक है। ये गामा माइनस 1 नहीं होगा, गामा हो जाएगा, ठीक है। तो एडियाबैटिक के प्रोसेस में देखिए जब भी यहाँ से अगर हम T2 की वैल्यू सपोज के लिए निकाल लें तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 P2/P1 गामा माइनस 1, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो एडियाबैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होगी, याद रखे रहिएगा, एडियाबैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होगी, ये जो दिया हुआ है, तो एडियाबैटिक स्ट्रेचिंग में अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो P2/P1 की जो वैल्यू आ जाएगी <1 हो जाएगी, तो ये इम्प्लाइज करेगा T2 इज <T1, मतलब टेम्परेचर फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियल से कम हो जाएगा, डेट मीन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल्स कर जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो होगा आपका वो राइट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोथर्मल आइसोबारिक इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज मिनिमम, गिब्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम, इंटरनल एनर्जी इज मिनिमम। देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हम थोड़ा पहले गिब्स पे आते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी पे। तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू होती है डेल्टा G इजकल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी इस केस में आइसोथर्मल और आइसोबारिक केस में ये क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas will be cooled as a result of Joule-Thomson expansion if temperature of the gas undergo expansion is, where term है their usual means। तो देखिए जूल थॉमसन एक्सपेंशन में क्या होता है, अगर 2A/RB की वैल्यू से कम होगी तो गैस क्या होगी, कूलिंग स्टेट में चली जाएगी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका 1 जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए वैन डर वाल गैस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी वैन डर वाल गैस की क्या होती है, ये याद रखिए रहिएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगी, देखिए वैन डर वाल की क्वेश्चन में कभी पूछ जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, P+A/V² V माइनस P इजकल टू RT या NRT, ठीक है। N नहीं RT होगा, N अगर आएगा तो चेंज हो जाता है, P+A/V² V माइनस P इजकल टू RT, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज कराएंगे आप यहाँ पे तो ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये याद रखे रहें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रागली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई है। देखिए डी ब्रागली वेवलेंथ हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका H/P होता है, ऊपर नीचे C का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। इसको Hc की वैल्यू रखेंगे तो ये आती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन Pc, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में अगर हम Pc की वैल्यू निकालें तो ये आएगी √K² + 2m Kc²। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी तो ये आएगी अप्रॉक्स 1.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें अगर निकाल लेते हो तो आप यहाँ से आ जाएगी, ओके। अब देखिए अब आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है डी ब्रागली वेवलेंथ निकालना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट करिए तो याद आएगा लैम्डा इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 1.42 जो भी आपका है, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करके चेंज कर लीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करके अब देखेंगे तो जो राइट ऑप्शन आएगा अप्रॉक्सीमेटली वो आपका आएगा, करके देख लीजिएगा, ये आएगा 8.7 × 10⁻⁴ नैनोमीटर। तो ऑप्शन 2 जो आपका होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एनर्जी डेंसिटी फ्रॉम स्टार इज मैक्सिमम एट दिस टेम्परेचर विल बी। देखिए टेम्परेचर इसका निकालना है तो हमें पता है, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, विंस लॉ लगा दीजिए, तो लैम्डा मैक्स इंटू T इक्वल टू B, ठीक है। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन लैम्डा मैक्स आ जाएगी, ठीक है। तो B कितना होता है 2898 जो भी है अपना कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू ये दी हुई, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा। तो राइट ऑप्शन जो आपका आएगा सेकंड वाला आएगा 7230 केल्विन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए बहुत बार पूछा गया है, तो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, वो 0 होता है, ये याद रखे रहिएगा, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन 0 होता है।
Now next, in Compton scattering the incident photon loses maximum energy to the electron when photon is scattered. देखिए Compton scattering में क्या होता है फार्मूला, Compton scattering का फार्मूला होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, यही होता है। मैक्सिमम कब वो होगा जब कॉस फाई की वैल्यू, देखिए कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है, कॉस फाई की जगह रख दीजिए 180 डिग्री, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो -1 माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इसको बोलते हैं क्वांटम वेवलेंथ, ये भी याद रखिएगा। लैम्डा सी को लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बोलते हैं क्वांटम वेवलेंथ। ये हो जाएगा 1 - 1 2h अपॉन एम नॉट सी, तो फाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a Carnot reversible heat engine has efficiency 0.4 when heat extracted from source is 1000 calorie. What will be the change in efficiency with heat rejected to the sink is increased by 100 calorie? देखिए इसको मैंने क्वेश्चन को ट्राई किया लगाने का, तो मेरा जो एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही है वो 0.3 के अप्रॉक्स आ रही है। इसको आप देख लीजिए, मेरे के अकॉर्डिंग तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। राइट ऑप्शन क्या है आप मुझे कमेंट में सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 0.3 आ रहा है, आप बताइएगा, जो भी आएगा उसको चेक किया जाएगा। नाउ विच ऑफ द दीज प्रॉपर्टीज मस्ट चेंज फॉर मोड ऑफ रमन एक्टिव। देखिए रमन एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, याद रखिएगा। रमन स्कैटरिंग में क्या होता है, रमन स्कैटरिंग occurs as a result of ठीक है, जो भी होता है जो रमन स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है, एज ए रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशनल, जो भी चार्ज होता है वो ड्यू टू चेंज इन पोलराइजेबिलिटी होती है, ठीक है। मॉलिकुलर वाइब्रेशन जो होता है, मॉलिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है, ये वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है पोलराइजेबिलिटी, आपको क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लें। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये देखिए ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे दिया रेले, स्टोक्स, एंटी स्टोक, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये याद हमेशा रखे रहिएगा कि जो रमन स्कैटरिंग होती है जिसमें स्टोक्स एंड, देखिए रेले स्कैटरिंग होती है, इसको इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है, ये याद रखे रहिएगा, इलास्टिक स्कैटरिंग, जिसमें सारी चीज़ें कंजर्व रहती हैं। ये दोनों क्या है, रमन स्कैटरिंग है, रमन स्कैटरिंग। इस तरह की स्कैटरिंग को बोलते हैं इन इलास्टिक, ये भी याद रखे रहिएगा, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है। इस तरह के स्कैटरिंग क्या बोलते हैं आप, इन इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एंटी स्टोक जो लाइन होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो जो ऑप्शन 3 आपको होता है यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो पुरानी वीडियो जाके देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आज की इस वीडियो में आपको लगता है कि कोई भी आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।